कोरोना संक्रमण के बाद से ही भारत सरकार स्वदेशी वस्तुओं और उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की परमिशन देने का फैसला किया है। सरकार ने 20 नवंबर के अपने गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दी है। यानी देश के आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर भी एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह ऑपरेशन कर सकेंगे। इन अन्य तरह की सर्जरी में हड्डी रोग, आंखों की सर्जरी, कान, गला, दांत की सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग, ट्यूमर की सर्जरी, अल्सर, पेट की सर्जरी शामिल है। 2500 साल पुरानी सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का जिक्र है। वहीं आयुर्वेद में सर्जरी के इतिहास की बात करें तो महर्षि सुश्रुत को सर्जरी का जनक माना जाता है। जबकि पश्चिमी देश संकट से जूझ रहे थे, तभी महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में सर्जरी के 100 से ज्यादा तरीके लिख दिए। इतना ही नहीं, देश के एलोपैथिक डॉक्टर भी महर्षि सुश्रुत को ही सर्जरी का जनक मानते हैं। मॉडर्न सर्जरी की किताबों तक में महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। सर्जरी शुरुआत से ही आयुर्वेद का खास हिस्सा रही है। महर्षि चरक ने जहाँ चरक संहिता को मेडिसिन के लिए अहम ग्रंथ बताया है, वहीं महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी के लिए सुश्रुत संहिता लिखी। सर्जरी के 3 भाग बताए गए हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। जाहिर है, जब सर्जरी होती है तो इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत होगी। महर्षि सुश्रुत ने 101 तरह के यंत्रों के बारे में बताया है। विभिन्न प्रकार की चिमटियां और दर्शन यंत्र शामिल हैं। ताज्जुब की बात यह है कि महर्षि सुश्रुत ने चिमटियों को जो वर्णन विभिन्न पशु पक्षियों के मुंह की आकृति के आधार पर किया था, वे औजार आज भी उसी प्रकार से वर्गीकृत है। इन औजारों का उपयोग मॉडर्न मेडिसिन के सर्जन शुरुआत के हिसाब से वैसे ही कर रहे हैं जैसा पहले आयुर्वेद के सर्जन करते थे। कौन कौन सी सर्जरी किन किन बीमारियों में करनी चाहिए, ये वर्णन भी सुश्रुत संहिता में है। बड़ी सर्जरी जैसे उदर विपाटन किन रोगों में करें और स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सिजन, इंसिजन करने के बाद उनका मिलान और घाव को सीने का काम किस प्रकार से करें और चीटों का इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में भी सुश्रुत संहिता में जिक्र है। आयुर्वेदिक सर्जरी की खासियत: खून में होने वाली गड़बड़ी को आयुर्वेद में बीमारियों का सबसे अहम कारण माना गया है। इन्हें दूर करने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला है सिर्फ दवाई लेना और दूसरा दवाई के साथ खून की सफाई। दूषित रक्त को हटाना सर्जरी की एक प्रक्रिया है। इसके लिए आयुर्वेद में खास विधि अपनाई जाती है। लीच थेरेपी: आयुर्वेद में खून की सफाई के लिए लीच थेरेपी का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे किसी तरह के घाव में जलौका यानी जोक का उपयोग करना चाहिए, ये कितने प्रकार की होती है, जलौका किस तरह से लगानी चाहिए और उन्हें किस तरह रखा जाता है, इन सभी सवालों के जवाब हमें सुश्रुत संहिता में मिलते हैं। आर्टरीज और वेन्स में खून का जमना और पित्त की समस्या से होने वाली बीमारी जैसे फोड़े, फुंसी और त्वचा से जुड़ी परेशानियों में लीच थेरेपी से जल्दी फायदा होता है। माना जाता है कि जलौका दूषित रक्त को ही चूसती है, शुद्ध रक्त को छोड़ देती है। जलौका लगाने की क्रिया सप्ताह में 1 बार की जाती है। इस प्रक्रिया में मामूली सा घाव बनता है, जिस पर पट्टी करके उसी दिन रोगी को घर भेज दिया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी: प्राचीन काल में युद्ध तलवारों से होते थे और अक्सर योद्धाओं की नाक या कान कट जाती थी। कटे हुए कान और नाक को फिर से किस प्रकार से जोड़ा जाए, इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी सुश्रुत संहिता में दी गई है। इसके लिए संधान कर्म यानी प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी। इन्हीं खासियतों की वजह से महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। फिलहाल आयुर्वेद में प्लास्टिक सर्जरी चलन में बहुत कम है। चलिए देखते हैं आयुर्वेद अपनाने के 7 मुख्य कारण क्या हैं। पहला, आयुर्वेद की दवाएं किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करती है, जबकि एलोपैथी की दवाएं किसी भी बीमारी को केवल कंट्रोल में रखती है। दूसरा, आयुर्वेद का इलाज हजारों वर्ष पुराना है, जबकि एलोपैथी दवाओं की खोज कुछ सदियों पहले ही हुई है। तीसरा, आयुर्वेद की दवाएं घर में, पड़ोस में या नजदीकी जंगल में आसानी से और सहज उपलब्ध हो जाती है, जबकि एलोपैथी दवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। चौथा, आयुर्वेदिक दवाएं बहुत ही सस्ती हैं, कहें तो मुफ्त की है, जबकि एलोपैथी दवाएं की कीमत बहुत ज्यादा है। पांचवा, आयुर्वेदिक दवाओं का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते,
जबकि एलोपैथी दवाओं को एक बीमारी में इस्तेमाल करें तो दूसरी बीमारी अपने आप जड़ें मजबूत करने लगती हैं। छठा, आयुर्वेद में सिद्धांत है कि इंसान कभी बीमार ही नहीं हो और इसके छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत ही आसान हैं, जिन्हें अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, जबकि एलोपैथी के पास ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। सातवां बड़ा कारण ये है कि आयुर्वेद का 85% ही स्वस्थ रहने के लिए है और केवल 15% हिस्से में आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं, जबकि एलोपैथी का 15% हिस्सा स्वस्थ रहने के लिए है और 85% हिस्सा इलाज के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।